का चुनाव देखिए इस पूरे पैनल का। अभी आज कह रही थी रचना जी कि डर लग रहा है टाटा स्टील की कैंडल को देख के। आदत पड़ गई है रचना जी पिछले 6 महीने में, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है ना डरने की, राजेश अग्रवाल जी बिल्कुल नहीं डरते। जैसे अनुज ने शुरू में कहा ना कि मुझे खेद है कि आप लोगों को ऐसे बाजार में भी बैठना पड़ेगा, राजेश जी ने कहा ना हमें कोई खेद नहीं है। 1:30 बजे तक हमने रात को सीरीज निपटाई, उसके बाद 100 खाई और कार्यक्रम में आ गए, है ना राजेश जी? कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ यही अच्छा होता है ना? कोई डरने की जरूरत नहीं। राजेश जी क्या कह रहे हैं आप? अभी आशीष अनुज जानते हैं, कल बात कर रहे थे आशीष और मैं, हाँ, तो कह रहे थे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1:30 बजे तक सीरीज निपटाते हैं नेटफ्लिक्स पे। आजकल ऐसी दुकान चल रही है। कौन सी सीरीज निपटाई फिर राजेश जी आपने कल रात को? गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, गुड श्रेया, आफ्टरनून। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। अ, वीरू जी ने कहा डरने की बात नहीं है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। वीरू जी मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कम से कम 20 साल पुरानी तो बिल्कुल जान पहचान है हमारी। और कहा जाए तो मैं इस बात को फॉलो करता हूँ कि डर के आगे जीत है। तो मेरा तो ये रिकॉर्ड रहा है कि कोविड में जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी, उस वक्त भी मैं आपके शो करता था और हमेशा बाई कॉल ही थी, क्योंकि फंडामेंटल एनालिस्ट के पास सेल कॉल बहुत रेयरली आती है कि कोई फंडामेंटल्स चेंज हो जाए तभी। और सीरीज की जहां तक बात आपने करी, एक मेरी छूट गई थी सीरीज बीच में, महारानी 3। तो वो अभी इस वक्त मैंने कल उसे खत्म किया है। अब आज से तो नई सीरीजें आ रही हैं, तो आज से आज की बात देखी जाएगी। और जहां तक बाजार का सवाल है, बाजार में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो हम लोग बचपन में जब इतिहास पढ़ा करते थे स्कूल में, तो एक पागल राजा की कहानी पढ़ा करते थे जो मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके रैश डिसीजंस होते थे। मुझे ट्रम्प साहब के बयानात देख करके, खास करके वो जो अंटार्कटिका पे पेंगुइन्स पे भी टैरिफ लगा दिया ये कह करके कि उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन किया है, मुझे वही याद आया। तो लगता है कि आगे भी ऐसे कुछ नए नए लगाते रहेंगे। फार्मा के लिए उन्होंने कहा है कि लोग घबरा जाएंगे देख के, ऐसा कोई नहीं देखा ही नहीं होगा जो फार्मा पे मैं लगाऊंगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और इन सारे हालात के बीच में मुझे लगता है कि ऐसी थीम्स जो डोमेस्टिक थीम हो, जहाँ पे इंटरनेशनल की जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता हो, वहां पे ध्यान देना चाहिए, खास करके कंजम्पशन की, डिफेंस की या हेल्थ केयर की, ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो कंजम्पशन से मुझे लगता है कि इंडिगो पे ध्यान ओके। देना चाहिए, जहाँ करके अगर आप देखो तो भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल जो है वो कैलेंडर ईयर 30 तक डबल हो जाएगा। और ये जो बढ़त होगी वो मिडिल क्लास को लेकर के होगी, जहां डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की काबिलियत चढ़ी हुई है, कई छोटे एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। और इंडिगो चूंकि मार्केट लीडर है इसमें, तो ये एक इस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सक्षम है। और इंडिया को अगर आप देखो तो न केवल डोमेस्टिक ट्रैवल बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी बढ़ता जा रहा है। और कई देशों ने तो वीजा फ्री ट्रैवल का भी और अराइवल वीजा ऑन अराइवल का भी ऑप्शन दे रखा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंटरग्लोब एविएशन ने पिछले एनालिस्ट कॉल में ये कहा था कि हर हफ्ते एक एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे, कैपेसिटी डबल कर देंगे, नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे, 14 नए डेस्टिनेशन और 3,000 नए एम्प्लॉयज जोड़ेंगे FY26 में। ये एक बहुत अच्छे कम से कम आने वाले दिन की ओर इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की मंशा हो या शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी हो, तो मैं समझता हूँ जो इनके जो हालिया हाई बने थे 5190 रुपए का, वो टारगेट रख सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूंगा कि आप इसे थोड़े से लंबी अवधि के लिए रखें और राइड करें। अच्छा, लेकिन राजेश जी एक सवाल है मेरा। अब आपने बात छिड़ी एंटार्क्टिका की, ये पेंगुइन की तरफ से टैरिफ देगा कौन? देखिए, कल मैंने आशीष जी के साथ सागो में भी ये बात कहा था कि पेंगुइन अब घबरा जाएंगे कि टैरिफ देगा कौन। जाहिर सी बात है कि उनके पास तो पैसे हैं नहीं, तो वो हाँ। शायद उड़ के इंडिया आ जाए। और उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए होगी, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके सिवाय तो मुझे और कुछ सूझ रहा नहीं है। पेंगुइन पेंगुइन उड़ता है। अच्छा बिरु, बचपन में एक शो आता था, आपको याद है या नहीं पता नहीं, वो पिंगू करके एक आता था, याद है? वो पेंगुइन था एक छोटा सा, वो
फिलर होता था, वो 2 शोज़ के बीच में आता था एक बहुत आई थिंक राजेश जी आपको याद होगा, वो एक छोटा सा पेंगुइन था, पिंगू करके आता था वो डीडी पर। तो हाँ उसकी थोड़ी सी याद आ गई आज ये बातें सुन के। वैसे पेंगुइन उड़ नहीं सकता, वो धीरे धीरे चल सकता है सिर्फ। नहीं कोई बात नहीं। आज राजेश जी ने आंसर बहुत अच्छा दिया। आई मीन शुरू में जो आपने तुलना करी डोनाल्ड ट्रंप की, अच्छा इंडिगो का कॉल थी। अच्छा ये थोड़ा ट्रैवल पे ही बात करते हैं। अनुज जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए एक प्लान किया है ट्रिप, और मैं मानता हूँ खुद कि दोस्तों के साथ प्लान की हुई ट्रिप कुछ अद्भुत होती है और अच्छी होती है। अनुज कहाँ जा रहे हैं खुद बताइए, फिर उस जगह पर मैं आऊँगा। देखिए वीरू, मैं एक्चुअली ऑफ लेट ना मुझे बहुत शौक चढ़ा है सफारी का, तो मैं हाँ। टाइगर सफारी पर जा रहा हूँ। और आ जाइए, आप भी आ जाइए। और देखिए थोड़ा जगह बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक टाइगर सफारी पर जा रहा हूँ मैं। अगर होपफुली स्पॉटिंग हुई तो एक आध पिक्चर्स आपके साथ फिर शेयर करूँगा। वैसे मैं वर्क प्लस ये दोनों है मेरा, क्योंकि मेरा आज शाम को मेरी एक मीटिंग है दिल्ली में, और मंडे को मुझे दिल्ली में कुछ काम है। तो इसके लिए, तो इस बीच में मैं सोचा कि चलो फटाफट एक वीकेंड पे ये काम भी निपटा दिया जाए, इसके लिए। हाँ सफारी ज़रूर करिए। और अपने तो खैर घर के पीछे से चलती है हरिद्वार में, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जब जाते हैं तब हो आते हैं। और जो रानीपुर की जो वो है ना सफारी, उसमें अनुज लेपर्ड स्पॉटिंग, एलिफेंट, ये होती ही होती है। तो खैर मुझे भी बहुत शौक है। मैं भी इनफैक्ट इस वीकेंड या अगले वीकेंड पे जाऊँगा तो एक सफारी कंप्लीट करूँगा। लेकिन दोस्तों के साथ जाना वाकई बहुत अच्छा होता है। चलिए अभी काम करते हैं, लौटते हैं बाजार पे, और इट्स 22901। अब कुछ थोड़े से टॉपिक्स को छेड़ते हैं। राजेश जी, जिस पॉकेट ने हमें कल तक सिक्योर रखा था, दैट वाज फार्मा। राजेश अग्रवाल जी से ये प्रश्न मेरा है। राजेश जी, आपने अभी थोड़ी देर पे हम इस डिस्कशन में आएंगे भी और डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो अनुज ने पॉइंट शेयर रेज किया था यहाँ पे कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसको आप इवन हायर प्राइसेस पे डेफर नहीं कर सकते। ये डिमांड अपनी क्रिएट करके रखती है और हमेशा क्रिएट करके रखती है। फार्मा के इस डिप को आप कैसे कंसिडर करेंगे? आज सुबह जो 9:30 पे आसपास वो स्टेटमेंट आया, उसने प्राइस डैमेज किया। इस प्राइस डैमेज पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं अनुज जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि वो माइग्रेन की दवाई ₹20 पे भी लेते थे और आज ऊँचे दाम पे भी ले रहे हैं। और कल और भी बढ़ जाएँगे तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने माइग्रेन को ये नहीं बोल सकते कि भैया दाम बढ़ गए अब तो मैं दवाई नहीं लूँगा, तुम अपना देख लो। ये होता नहीं है, लेना ही पड़ेगा। आपको अगर कोविड का समय याद हो तो लोग जो गुटखा, पान पराग वगैरह खाते हैं, उन्होंने 10-10 गुना प्राइसेज़ में वो खरीदे। सिगरेट, वो शराब, वो सारी चीज़ें जो नहीं मिल रही थी, वो 10-10 गुना प्राइसेज़ में ले रहे थे लोग। तो वही बात अभी भी लागू हो रही है कि ये जो फार्मा में अगर टैरिफ लगती भी है, तो भी इनकी खपत कम नहीं होंगी। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नए-नए उत्पाद कंपनियाँ बना रही है, एक्सपैंड कर रही हैं, नए एएनडीएस फाइल कर रही है, तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय कंपनियाँ जिनका एक्सपोज़र यूएस में थोड़ा-सा कम है, दूसरी जगह अच्छा खासा है यूरोपियन यूनियन वगैरह में, वहाँ अच्छी बढ़त हो सकती है। यूएस में शॉर्ट टर्म के लिए जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ हैं या ज़ाइडस हैं, ऑरोबिंदो है, इनको हो सकता है कि थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए और मार पड़े और मौजूदा स्तर से और भी 5-7%, 10% टूट जाए। लेकिन खरीदारी इसमें बनती है बनिस्बत कि आप कम से कम साल 2 साल का नज़रिया रखते हो। लमसम खरीदारी ना भी करना चाहें, तो एसआईपी तो मेरे ख्याल से जो टॉप की कंपनी जैसे प्ला, डॉक्टर रेड्डी, ऑरोबिंदो, ये सब में करनी ही चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे आप लॉन्ग बने रह सकते हैं, जिन स्टॉक पे अभी राजेश जी ने गिना। क्या है आपके रेडार पर? अनुज जी, जैसे मैंने ओपनिंग में कहा था कि डिफेंस की थीम, डोमेस्टिक की थीम पे ही थोड़ा ध्यान देना है, तो उस लिहाज से मैं नारायण हृदयालय के साथ जाना चाहूँगा। डॉक्टर देवी शेट्टी ने इसे फाउंड किया था और अगर देखें तो कर्नाटका और ईस्टर्न इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी। और अब धीरे-धीरे ये वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। 19 इनके खुद के या ओन्ड या ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 2 केमिन आइलैंड में हैं। दिसंबर के अंत में 5,900 बेड के आसपास थे। 1435 नए बेड जोड़ रहे हैं बैंगलोर, कोलकाता, रायपुर में, और 700 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर लिया है, 2900 करोड़ का कैपेक्स आने वाले दिनों में कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि एआरपीओबी जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड होता है, वहाँ अच्छी खासी बढ़त दिखी है साल दर साल अगर आप देखें तो। केमेन वाला
जो वेंचर है वो अच्छा चल रहा है और फोकस इनका पूरी तरीका से एडवांस्ड प्रीमियम सर्विस में है, जैसे कि एआई लगा के या रोबोटिक्स लगा के सर्जरी वगैरह करने की। और इस सब चीज़ों से अलग अगर आप देखें तो हालिया बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने भी ये कहा था कि मेडिकल टूरिज्म पर जोर दिया जाएगा। तो वो अगर निकटवर्ती देशों से ये फिलहाल तो बांग्लादेश से पेशेंट्स के आने अभी नहीं हो रही है अगस्त के बाद से, लेकिन दूसरे देशों से अगर चालू होता है तो मुझे लगता है कि वहाँ एक अच्छी बढ़त होगी। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट इसमें ₹1800 का है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बना रहा जा सकता है। जी हाँ, तो ये नारायण हेल्थ आपके स्क्रीन पे 1668 पे ये स्टॉक जो है ना, इस कार्यक्रम में कई फंडामेंटल विशेषज्ञों की जो है वो। पाल जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? वीरू जी, अभी अनुज जी कह रहे थे कि जो गिरावट आई है उसमें रिलायंस और लार्सन को क्या लेना देना है, लेकिन वो बाजार के कारणों से गिर रहे हैं। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बाजार में गिरावट आई है, जहां भी सपोर्ट आएगा या बाजार बाउंस बैक देगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रिलायंस का रहेगा। उसके बिना ये बाजार चल नहीं पाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या मीडियम टर्म के लिए हो। मैं ऑलमोस्ट मंडे के लिए नहीं, बट शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मैं रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। तीसरी तिमाही के नतीजे हम सबने देखे, अच्छे आए थे। आरकूज ₹203 के ऊपर आए थे। रिटेल में अच्छी बढ़त थी। 780 स्टोर उन्होंने खोल के 19,000 के ऊपर अपने स्टोर कर लिए। रिटेल बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। ओटीसी में स्टेबलाइजेशन आ गया है और इतने बड़े केपेक्स के बाद भी डेट लेवल जो है वो कंफर्टेबल लेवल पे है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो सब कोई इंतजार कर रहे हैं रिलायंस या जियो टेलीकॉम का, आने वाले दिनों में वो कब आएगा पता नहीं, बट ये बात तो तय है कि वो आएगा। तो इस लेवल्स पे मुझे लगता है कि ये बहुत सेफ बेट है। आप शॉर्ट टर्म की ना सोचें, लॉन्ग टर्म की सोचें और इसमें खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में जब भी बाजार को सपोर्ट लेना होगा तो इसमें ये योगदान इसका रहेगा। तो वहां पे भी आपको अगर आप शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं तो 50 60 100 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि इसमें कम से कम 1.5 से 2 साल की कॉल लेनी चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। रिलायंस पसंद आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहने की सलाह है, लेकिन एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। अब बात करते हैं राजेश जी से। मन अगर आपका दुखी है और ये आप सोच रहे हैं कि अगर वीकेंड पे वक्त गुजारना है और दिल को कुछ करना है खुशनुमा, तो क्या है ओटीटी पर और सिनेमा घरों में आपके लिए? राजेश जी, अब आपकी बारी, बताइए क्या है? सही कहा आपने कि मन बहुत दुखी है और उसे चमक देनी पड़ेगी। और चमक हैं? का जो कंक्लूजन है, जो पिछले साल मार्च अप्रैल में सीरीज आई थी, उसका सेकंड सीजन आ रहा है। पंजाबी म्यूजिक पे डिपेंड ये स्टोरी है, जिसमें काला करके एक किरदार फौरन से आता है अपने माता पिता की जो हत्या हुई है उसे अनवील करने के लिए। तो एक बहुत ही शानदार सीरीज थी। पहला सीजन जो था, और पूरी उम्मीद है कि सेकंड सीजन भी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अर्दिश्यम करके एजाज खान और पूजा गौर की एक एस्पेनिश थ्रिलर है, जासूसी कहानी है, वो बेटर होगी। एक अच्छी सीरीज टेस्ट करके है जिसमें कास्टिंग बहुत अच्छी है। माधवन है, नयनतारा है, सिद्धार्थ है। तीनों बहुत अच्छे का एक्टर कहे जा सकते हैं। नयनतारा साउथ की बड़ी एक्टर है, जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, अगर नहीं जानते हो तो मैं कहूँ कि जवान में वो थी तो उससे समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी कास्टिंग है, वहां पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। टच मी नॉट करके एक तेलुगु सीरियल है जो कोरियन सीरीज की रीमेक है, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये 4-5 ऑप्शन है जो कि इस हफ्ते है, और जिसमें अगर सबसे ऊंचे पायदान पे रखनी हो तो मैं समझता हूँ चमक ही सबसे ज्यादा चमकेगी। ओके, और रही बात मैचेस की, तो आईपीएल में टुडे यानी आज लखनऊ वर्सेस मुंबई इंडियंस, उसके बाद शनिवार को चेन्नई दिल्ली, पंजाब और राजस्थान का मैच है, और संडे को हैदराबाद वर्सेस गुजरात। चेन्नई का मैच कब है? शनिवार को, और मुंबई इंडियंस आज लखनऊ से भिड़ेंगे। लेट्स सी, आई मीन ये मैच भी अच्छा होगा आज का, क्योंकि लखनऊ अच्छा खेल भी रहे हैं और मुंबई इंडियंस को भी एक मतलब अपना कमबैक स्ट्रॉन्ग करना है। तो लेट्स सी, आई मीन मैच
आशीष बहेती जी, जो आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। और फ्राइडे फाइनली द वीक इज़ ओवर। बैंक निफ्टी आप देखिए 72 अंकों की गिरावट के साथ 51,524 पे क्लोज हुआ। निफ्टी वही 22,909 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई। चलिए अब शो को वाइंड अप करने का समय आ चुका है। वीरेंद्र जी हैप्पी वीकेंड, सभी दर्शकों को हैप्पी वीकेंड। अब सीधे मुलाकात होगी। थैंक यू सर। अब सीधे सबको मुलाकात हैप्पी वीकेंड की ज़रूरत है, सबको एक खुशहाल वीकेंड की ज़रूरत है और खुश रहिए। अगला वीक भी एक दिन छुट्टी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। मुलाकात होगी आपसे सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।